वर्ग 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। जैसे आप पिछले मैथ के कई सीरीज देख चुके हैं, जिस सीरीज में आज हम लोग यहाँ एक्सरसाइज 3.5 को देखेंगे, जिसमें आप यहाँ 10 वर्ग के जो भी बच्चे हैं एक्सरसाइज 3.5 के सीरीज में आज हम लोग यहाँ प्रवेश किए हुए हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को समझेंगे और इसके माध्यम से जो हम लोगों के बीच में उत्तर होगा, उत्तर को अगर कंस्टेंट होकर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी हम इसको भूल नहीं सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। पहले हमें यह जानना है कि जो समीकरण का युग्म दिया गया है, यह जो जोड़ा यहाँ दर्शाया गया है, इसमें हमें यह समझना है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर हम यहाँ बात करेंगे कि किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इत्यादि बातों पर जब हम यहाँ गौर करेंगे तो सबसे पहले हम इस समीकरण को देखेंगे और यहाँ अगले बिंदु पे दे रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में यदि जिसका अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाता है तो अद्वितीय हल की स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अद्वितीय हल की स्थिति में उसको हम वज्र गुणन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था विस्थापन विधि का प्रयोग देखा था, इसके बाद हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग देखे थे। लेकिन आज हम लोग जो विधि देखेंगे विस्थापन और विलोपन के बाद, तो वह विधि कौन सा होगा, वज्र गुणन होगा, जो आपके यहाँ समीकरण को हल करने का तीसरी विधि यहाँ पे देखने का आपको अवसर मिलेगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है यह x - 3y - 3 = 0 दिया है। फिर यहाँ दूसरे समीकरण में इसको हम समीकरण 1 लेते हैं, दूसरे समीकरण में आपका है 3x - 9y - 2 = 0, यह समीकरण 2 हो गया। तो जहां हम यहाँ सीधे शब्दों में देखेंगे कि a1 का मान क्या है, a1 बराबर क्या है, तो a1 का मान क्या है, यानी x के साथ जो गुणक है यह क्या हो गया, आपका a1 का मान होगा। तो एक के साथ गुणक में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां कुछ भी नहीं होता है वहां एक होता है। और इसका सिंबल जो देखेंगे, जो सिंबल कुछ भी नहीं दर्शाया गया है, इसका मतलब सिंबल क्या है कि प्लस है। जहां पे कोई भी सिंबल नहीं होता है वहां सिंबल क्या होता है, प्लस छुपा रहता है। तो यहाँ प्लस में 1 हो गया। फिर अब देखेंगे यहाँ a2 का मान, तो a2 का मान देखेंगे कि यहाँ x के साथ क्या है, 3 यहाँ पे है, तो 3 के साथ भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है। फिर हम यहाँ b1 का बात करेंगे कि b1 बराबर क्या है, तो b1 के रूप में देखेंगे कि यहाँ y के साथ क्या छुपा हुआ है, तो y के साथ 3 है, इंटू में मल्टीप्लाई में है, तो 3 और इसके साथ सिंबल में क्या है, तो माइनस में है, तो यहाँ b1 का मान हो गया -3। फिर यहाँ b2 का मान हम देखेंगे, तो b2 का मान क्या देखेंगे, इस b2 में जैसे देखेंगे कि यहाँ 9 जो है यह माइनस में है, तो 9 जब माइनस में है तो यहाँ b2 का मान -9 हो गया। फिर हम यहाँ c1 का मान देखेंगे कि c1 बराबर क्या है, तो c1 का मान देखेंगे तो यहाँ क्या है कि 3 वो भी माइनस में है, तो -3 हो गया। और फिर यहाँ c2 का मान देखेंगे कि c2 बराबर क्या है, तो c2 का मान क्या है कि -2 है। तो इस कार्य को पूरा करने से पहले इसको हम इस रूप में समझेंगे कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ a1 बटा a2 बराबर, आप देखेंगे कि a1 का मान क्या है, 1 हो गया, और a2 का मान क्या हो गया, तो 3 हो गया। फिर यहाँ b1 बटा b2 का मान देखेंगे, तो b1 बटा b2 का मान आप यहाँ समझेंगे कि b1 का मान -3 हो गया और b2 का मान क्या हो गया, तो यहाँ -9 हो गया। फिर यहाँ c1 का मान देखेंगे, c1 बटा c2 बराबर, तो c1 का मान -3 हो गया और c2 का मान क्या हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम कटा सकते हैं, कटाएंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 3 9 हो गया। फिर इसको हम कटाएंगे माइनस से माइनस, तो यहाँ में करके लिखेंगे कि a1 बटा a2 = 1/3 और b1 बटा b2 = आपका क्या हो गया, 1/3। और c1 बटा c2 का मान क्या है, c1 बटा c2 बराबर क्या है कि 3/2। तो आप यहाँ पे दो कंडीशन देख रहे हैं, एक पहला कंडीशन कि 1/3 यहाँ a1 बटा a2 का मान है, दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि b1 बटा b2 का मान 1/3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए a1 बटा a2 = है b1 बटा b2 के और नॉट इक्वल टू है c1 बटा c2। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे लिखेंगे या आप यहाँ पे पाएंगे, जैसे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इस निकाय में जैसे देखेंगे, अतः यहाँ हम साफ शब्दों में कह सकते हैं, अतः इस निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा।
तो इस निकाय का जब कोई भी हल नहीं होगा तो इसे हमें हल करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि जिसका अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें सॉल्व करने हैं। तो अद्वितीय हल जब नहीं होगा तो इस निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को हमें सॉल्व करना है। जैसे आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, 3.4 एक्सरसाइज में ही पढ़े हुए हैं कि किस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, किसमें कोई हल नहीं होता है, और किसमें जो होता है अनेक रूप से अनंत हल होते हैं। तो सारी बातों को हम समझते चलेंगे और इसमें देखेंगे। जैसे आपके दूसरे नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में आप बात करेंगे कि अब ऊपर के प्रश्न रखने से कोई फायदा नहीं है, तो दूसरे प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, आप दूसरे प्रश्न को यहाँ देख सकते हैं कि 2x प्लस वाई दिया है 2 नंबर में। 2x प्लस वाई बराबर आपका क्या है, तो 5 है। और फिर आपका यहाँ पे है कि 3x प्लस 2y बराबर आपका दिया हुआ है 8 दिया है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने की स्थिति में हम देखेंगे ये समीकरण आपका फर्स्ट हुआ, ये समीकरण क्या हुआ, सेकंड हुआ। तो यहाँ पे a1 बराबर हम लिख सकते हैं कि a1 बराबर क्या है, तो यहाँ x के साथ क्या है कि 2 है। फिर a2 बराबर क्या है, तो इस x के साथ दूसरे समीकरण के साथ क्या है आपका कि 3 है। फिर यहाँ b1 का बात करेंगे कि b1 बराबर क्या है, तो y के साथ गुणक में क्या है, तो 1 है। और b2 बराबर आपका क्या है, तो b2 का मान क्या है, यहाँ y के साथ गुणक में क्या है कि 2 है। फिर आप c1 बराबर देखेंगे कि c1 बराबर क्या है, तो जैसे इस 5 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 5 है तो आएगा इधर, तो माइनस में 5 हो जाएगा। और c2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो वही चीज आपका 8 प्लस में है, बराबर के इधर जब लेके जाएंगे तो आपका ये -8 हो जाएगा। यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब इस कंडीशन में देखते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल टू, जब मान देखेंगे तो a1 का मान क्या है कि 2 बटा a2 का मान क्या है 3। फिर यहाँ b1 बटा b2 के रूप में देखते हैं तो b1 का मान क्या है 1 है, और b2 का मान क्या है तो 2 है। और इसके बाद यहाँ c1 बटा c2 के रूप में देखेंगे तो c1 का मान क्या है आपका -5 है, और c2 का मान -8 है। तो आप यहाँ माइनस से माइनस कटा लेंगे और आप देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का मान है 2 बटा 3 और b1 बटा b2 का मान है 1 बटा 2, तो a1 बटा a2 बराबर ही नहीं हो रहा है b1 बटा b2 के। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं, इसलिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है आपका b1 बटा b2। देख रहे हैं यहाँ, तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तो इस निकाय का क्या होगा, अतः इस निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है कि जिस निकाय का एक अद्वितीय हल होगा उसमें आप इसे वज्र गुणन विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि के माध्यम से क्या आप हल करेंगे, इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे कि x बटा यानी वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे, यहाँ a1 बटा a1 a2, और यहाँ x के साथ जब चलते हैं तो x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप x का मान यानी कि यह आपका a1 a2 के रूप में है, तो यहाँ a1 a2 को छोड़ के यहाँ b1 b2 और c1 c2 का यहाँ प्रयोग करेंगे, यानी कि b1 b2 और यहाँ क्या होगा c1 c2 के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी b1 का c2 से और b2 का c1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। y का जब वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू निकालने के साथ आप क्या करेंगे कि यहाँ y वाले मान को जब रखेंगे तो c और a का संबंध जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ c1 और c2 होगा। और फिर यहाँ x का मान जो रखेंगे यहाँ a1 और a2 होगा। तो इसमें क्या करेंगे, c1 को a2 से और c2 को a1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब बराबर यहाँ c के जगह पर आप 1 लेते हैं, 1 के मान में यहाँ देखेंगे कि जब इसका मान लेके चलते हैं तो बस आपका a1 और a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का यहाँ संबंध लेके चलेंगे। तो a1 बटा a1 a2 और यहाँ b1 b2, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे कि a1 का आप b1 b2 से a2 का b1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सा है। और यहाँ पे आप अगले प्रश्न को जब बढ़ाते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि x बटा, नीचे ही लिखिए यहाँ, या x बटा आपका b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 1 है, और b2 का मान कितना है आपका, तो b2 का मान 2 है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि c1 का मान कितना है, -5 है, और उसके बाद c2 का मान कितना है, तो -8 है। इसको आप जैसे मैंने बताया कि इससे 1 को -8 से और 2 को -5 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ y के साथ रखेंगे, y के साथ c1 का मान कितना है, तो -5 है, और c2 का मान कितना है, तो -8 है। फिर यहाँ
A1 A2, तो A1 का मान कितना है कि 2 है और A2 का मान कितना है तो 3 है। तो यहाँ -5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 1 के बटा में फिर आपका A1 A2, तो A1 का मान क्या है, देखिए यहाँ 2 है और A2 का मान कितना है तो 3 है। फिर यहाँ B1 B2, तो B1 B2 का मतलब कि B1 का मान कितना है तो 1 है और B2 का मान कितना है तो 2 है, यानी 2 का 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मान यहाँ लिखेंगे या करके लिखेंगे कि x बटा, यहाँ देखिए गुणा करेंगे 1 में -8 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे -8। उसके बाद माइनस, ये आपके फॉर्मूला से है क्योंकि वज्रगुणन विधि में यही आपका फॉर्मूला होगा और इस फॉर्मूला से आप देखेंगे कि माइनस यहाँ लेंगे, फिर आप दूसरे को गुणा करेंगे, 2 में -5 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे -5 होगा। या x का रूप हुआ बराबर y के रूप में देखेंगे आप कि जैसे यहाँ गुणा होगा कि -5 से 3 में, तो -5 गुणे 3 आपका हो गया, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ -8 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ -8 गुणे 2 आपका हो जाएगा, बराबर। अब 1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 बटा, अब यहाँ 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 का माइनस करेंगे, 3 गुणे 1 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 करेंगे और इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं फिर, क्योंकि मान लगभग आप देख चुके हैं। तो यहां पे यहाँ का मान x था, तो यहाँ देखिए x का मान क्या है, x बटा, आप यहाँ देखेंगे कि 1 में -8 से गुणा करेंगे तो -8 होगा और माइनस यहाँ 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ +10 हो जाएगा, बराबर। पुनः आप यहाँ y बटा, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में है तो -15 हो गया और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ 8 में 2 से तो 8 दूना 16, लेकिन ये भी माइनस में तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में आपका 16 हो जाएगा, बराबर। 1 के बटा में आप लिखेंगे, यहाँ 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस आपका 3 गुणे 1 यानी 3 एकम 3। या में आप लिखेंगे फिर यहाँ कि x बटा 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बराबर y के बटा में 16 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 1 के बटा में फिर यहाँ देखेंगे कि 4 में से 3 गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से जब आपने देखा यहाँ कि x बटा 2 और x बटा 2 हुआ आपका, बराबर y बटा 1 हुआ, बराबर 1 बटा 1 हुआ, तो आप x के साथ एक बार यानी यहाँ c का संबंध जोड़ सकते हैं और उसके बाद y के साथ यहाँ फिर c का संबंध जोड़ सकते हैं। तो आप इसके बदले में ऐसे लिख सकते हैं कि x बटा 2 बराबर इसके साथ एक बार इसका संबंध जोड़िए और इसके बाद एक बार इसका संबंध जोड़िए, यानी कि x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 और यहाँ y बटा 1 बराबर क्या होगा 1 बटा 1, सीधा है। या आप लिख सकते हैं x में 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x और 2 में 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, y में 1 से करेंगे तो y एकम y और 1 में 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, इसलिए x बराबर 2 हो गया और y बराबर क्या हुआ यहाँ 1 हो गया। यही आपका x और y का मान ज्ञात हो गया, अर्थात इसे हम वज्रगुणन विधि के माध्यम से इसी तरह से हल करेंगे। पुनः यहाँ आप तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि तीसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में जैसे आपका दिया हुआ है कि तीसरे प्रश्न को यहाँ देखेंगे कि आपका तीसरा में क्या है, तीसरा में है कि 3x - 5y, 3x - 5y बराबर 20 दिया है। इसके बाद आपका दिया है कि 6x - 10y बराबर कितना दिया है 40 दिया है। तो इसमें आप यहां लिखेंगे, चूंकि a1 बराबर कितना हो गया तो a1 बराबर आपका क्या होगा कि 3 होगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ x के साथ कितना है कि 6 है, फिर यहाँ b1 बराबर कितना होगा तो यहाँ y के साथ गुणक में समीकरण 1 में -5 है, फिर b2 बराबर है, दूसरे समीकरण में देखेंगे कि y के साथ क्या है आपका तो -10 है, तो -10 हो गया। फिर यहाँ c1 बराबर इस 20 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस में है, जाएगा उधर तो माइनस में होगा, -20 हो गया। और यहाँ c2 बराबर क्या हो जाएगा तो इसी तरह से 40 को भी बराबर के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ आपका -40 हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि यहाँ जगह कम है और इस कम जगह पे ही हम लोग को लिखना है, तो इसको एक बार ले जाएंगे तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 एक बार दूसरे बार लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ फिर देखते हैं
कि A1 बटा A2 बराबर A1 बटा A2 का मान क्या है कि 3 बटा 6 हो गया। फिर यहाँ B1 बटा B2 के रूप में देखेंगे तो B1 बटा B2 के रूप में आपका क्या है कि B1 बटा B2 यानी -5 बटा -10 है, -5 बटा -10। और C1 बटा C2 के रूप में जब देखते हैं तो यहाँ क्या है कि -20 बटा -40 है। तो फिर इसको कटा भी सकते हैं कि 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 0 से 0 माइनस से माइनस कटा दिया, 5 दूना 10 हो गया और यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 20 दूना 40 हो गया। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 इक्वल टू 1 बटा 2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। फिर यहाँ B1 बटा B2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 बटा 2 हो गया। और C1 बटा C2 भी आपका क्या हो गया कि यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो 1 यानी 1 बटा 2 हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 के और बराबर है 1 बटा 2 के, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। अर्थात यह क्या है, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं इस समीकरण निकाय का अनेक हल है। अपरिमित रूप से कह सकते हैं कि समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हुआ। फिर आप यहाँ चौथे इसके प्रश्न में देखेंगे कि चौथे प्रश्न में क्या है आपका, यहाँ चौथे प्रश्न आपका जो दर्शाया गया है चौथे प्रश्न में, तो चौथे में आपका क्या दिया हुआ है, अर्थात यहाँ देखेंगे कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 दिया है और इसके बाद दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 दिया है। समीकरण आपका फर्स्ट हुआ, समीकरण क्या हुआ, सेकंड हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर वही बात कि A1 बराबर आपका क्या होगा कि यहाँ x के साथ गुणक में 1 है, फिर यहाँ A2 के बाद A2 के साथ क्या है तो 3 है। फिर यहाँ देखेंगे कि B1 के बाद B1 के लिए क्या है तो -3 है और B2 के लिए क्या है तो B2 के लिए आपका क्या है कि -3 है। फिर यहाँ C1 के लिए क्या है तो C1 के लिए आपका -7 है और C2 के लिए क्या है तो C2 के लिए आपका -15 है। तो फिर इस मान को अगर हम भरते हैं तो इस मान को जैसे ही भरेंगे तो मान को भरने के साथ साथ हम यहाँ पाएंगे कि चूंकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 अगर हम रखते हैं यानी A1 बटा A2 का मान क्या है आपका 1 बटा 3 हो गया। यहाँ B1 बटा B2 का मान अगर रखते हैं तो B1 बटा B2 का मान -3 बटा या -3 हो गया, ठीक है, -3 बटा -3 हो गया। यहाँ C1 बटा C2 का मान रखते हैं तो C1 बटा C2 का मान क्या हो जाएगा -7 बटा -15 हो गया। तो यहाँ पे हम माइनस से माइनस कटाएंगे, यहाँ माइनस माइनस कटाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ इसका मान 1 हो गया, इसका 1 बटा 3 हो गया, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे इसलिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। इस समीकरण निकाय का क्या है, एक अद्वितीय हल है। और जो अद्वितीय हल है उस अद्वितीय हल को हम किस रूप से इसको बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें वज्र गुणन विधि का जो प्रयोग हम करेंगे, तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग जैसे अभी बताया गया उसी विधि से अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि जैसे वज्र गुणन में हम क्या रखेंगे कि x बटा हम क्या करेंगे कि x का अगर मान रखते हैं तो हम y और यहाँ b और c का प्रयोग करेंगे, यानी a का मान अगर छोड़ते हैं, x के लिए a का मान छोड़ते हैं तो b और c का प्रयोग करेंगे, यानी कि b1 b2 c1 c2 का प्रयोग करेंगे। तो b1 b2 और c1 c2 का जब प्रयोग करेंगे बराबर y बटा क्या करेंगे यहाँ, तो y जब बीच का लेंगे तो यहाँ पे c और a का प्रयोग करेंगे, यानी कि c1 c2 और यहाँ a1 a2। फिर यहाँ अगर c का प्रयोग करते हैं तो 1 बटा आपका a1 और a1 a2 और b1 b2 का प्रयोग करेंगे। अर्थात गुणा करने का भी रूप मैंने बताया था कि b1 से c2 का और b2 से c1 का गुणा करेंगे, c1 का a2 से और c2 का a1 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ a1 का b2 से और a2 का b1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि अब मान रखते हैं इसका कि x बटा आपका क्या है, कि b1 का मान कितना है, देखिए यहाँ b1 का मान -3 है,
-3 और B2 का मान कितना है तो -3 ही है। इसके बाद यहाँ C1 का मान कितना है तो -7 है और C2 का मान क्या है तो -15 है। यानी -3 को -15 से और -3 को -7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि y के साथ आपका क्या संबंध है, तो y के साथ संबंध है आपका C1 C2, तो C1 का मान आपका -7 और C2 का मान -15 हो गया। फिर यहाँ A1 A2, तो A1 का मान क्या है तो 1 है और A2 का मान 3 है, तो 1 और 3 हो गया, अर्थात हम -7 को 3 से और -15 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जैसे आपका C का मान यानी कि 1 है और 1 के साथ अगर हम देखते हैं यहाँ कि इसका संबंध A1 A2 से है, तो A1 का मान 1 और A2 का मान 3, और फिर यहाँ B1 का मान -3 और B2 का मान -3 है यार, अर्थात हम 1 को -3 से और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पाएंगे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कि यहाँ में हम लिखते हैं कि x बटा आपका -3 में -15 से गुणा करेंगे तो -3 गुणे -15 के साथ माइनस, फिर यहाँ -3 गुणे -7 यानी -3 गुणे -7 बराबर। अब y के साथ देखिए कि y के साथ करिएगा तो -7 में 3 से करेंगे तो -7 गुणे 3 करेंगे, और फिर यहाँ -15 में 1 से करेंगे तो -15 गुणे 1 आपका हो जाएगा बराबर। अब c के साथ चलिए, यानी 1 गुणे -3 हो जाएगा, 1 गुणे -3 के साथ माइनस, अब फिर यहाँ 3 गुणे -3 होगा तो 3 गुणे -3 आपका हो गया। या अब ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो जब ऊपर लिखते हैं तो क्या होगा आपका, इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, यानी कि यहाँ में हम लिखेंगे कि x बटा 15 45 आपका हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 45 हो गया। फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, 7 तरीका 21 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और पहले से माइनस तो मौजूद है, तो यहाँ 7 तरीका 21 आपका प्लस में होगा बराबर। y के बटा में आपका क्या होगा, तो y के बटा में 7 तरीका 21 होगा, ये भी माइनस में 21 होगा, और यहाँ माइनस है पहले से, और 15 एकम 15 तो माइनस में 15 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका 15 हो जाएगा अब बराबर। सी का मान यहाँ 1 बटा यानी -3 में 1 से करेंगे तो -3, और माइनस माइनस प्लस होगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो गया। या इसको फिर आप यहाँ ऐसे करिए कि x बटा 45 से 21 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया आपका 4 हो गया, फिर 4 में से 2 गया आपका 2 हो गया, 24 हो गया बराबर। y बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 15 में से 21 जाएगा तो -6 हो जाएगा, या बराबर 1 बटा 9 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ कि x बटा 24 हुआ, और यहाँ बराबर x बटा क्या हो, y बटा -6 हो गया, और यहाँ देख रहे हैं कि 1 बटा 6 हो गया। तो इस तरह आप पाएंगे यहाँ कि x के साथ एक बार हम c का संबंध जोड़ेंगे, उसके बाद y के साथ c का संबंध जोड़ेंगे, तो हम यहाँ में लिख सकते हैं कि x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 लिख सकते हैं, यहाँ y बटा -6 बराबर में लिख सकते हैं 1 बटा 6, या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 6 में 1 से करेंगे तो 6x हो गया बराबर 24 एकम 24 हो गया। इसके बाद यहाँ y में 6 से होगा तो 6y बराबर, यहाँ -6 में 1 से होगा तो -6 हो जाएगा, या यहाँ आपका x बराबर क्या होगा, तो 24 पहले से मौजूद है और 6 गुणा में आएगा तो बाटा में हो जाएगा, और यहाँ y बराबर क्या होगा कि -6 पहले से मौजूद है और 6 गुणा में है बाटा में होगा, 6 एकम 6, यहाँ 6 चौका क्या हुआ 24 हो गया। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि x बराबर क्या हो गया 4 हो गया, और y बराबर क्या हो गया -1 हो गया, यही आपका 2 आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न को देखा, पुनः हम दूसरे प्रश्न पे विचार करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि दूसरे प्रश्न का 1 नंबर आपका है कि a और b के किन मान के लिए, माने जो मान दिए गए हैं कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे आपका a1 बराबर आप देखते हैं कि a1 का मान क्या है कि 2 आप ले लेते हैं, a2 का मान देखेंगे कि इस x के साथ क्या है गुणक, तो a माइनस बी है, तो यहाँ a2 का मान a माइनस बी हो गया आपका। फिर यहाँ b1 का मान देखते हैं कि b1 का मान क्या है, तो y के साथ क्या गुणक है आपका 3 है, और यहाँ b2 का मान क्या है, तो b2 का मान देखेंगे यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी हम ले लेते हैं।
फिर यहाँ C1 का मान हम देखते हैं, तो C1 का मान जैसे इसको जब हम इधर बराबर की तरफ लाएंगे माइनस में, इसको भी माइनस में, तो माइनस माइनस तो ऐसे स्वाभाविक ही कट जाएगा, तो हम ज्यों का त्यों मान रख लेते हैं। तो यहाँ C1 का मान आप 7 ही रख लीजिए, ऐसे तो होगा -7, तो फिर हम लाके यहाँ माइनस कॉमन लेके कटाएंगे तो बाद में कटाना है, वही बात है, तो इसलिए हम ऐसे ही रख देते हैं -7। और यहाँ C2 का मान क्या हो जाएगा आपका कि जो जैसा है, यानी कि 3a प्लस b या माइनस, यहाँ 2 है तो 2 ज्यों का त्यों मैंने रख दिया। इसलिए हम चलते हैं, जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उस लिहाज से जब हम यहाँ देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से, चूंकि इस समीकरण निकाय का क्या है, इस समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए इसी मान पे अगर हम चलते हैं यहाँ तो देखेंगे कि a1 का मान क्या है, तो आपका 2 है, और a2 का मान कितना है, तो यहाँ a माइनस बी है, तो a माइनस बी मैंने रख दिया। फिर बराबर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 3 है, तो मैंने 3 रख दिया। और b2 का मान क्या है, तो a प्लस बी है, तो मैंने a प्लस बी रख दिया। और फिर यहाँ c1 का मान क्या है आपका, तो 7 है, तो 7 रख लीजिए। और c2 का मान क्या है कि 3a प्लस b या माइनस 2 है, तो 2। अब इस हिसाब से हम एक बार इसको हम c से बराबर करते हैं और इसको हम x को c से बराबर करते हैं, यानी कि पहले निकाय को हम c से बराबर करते हैं, दूसरे को भी हम c से बराबर करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे या यहाँ 2 बटा a माइनस बी बराबर करके चलते हैं, क्योंकि तीनों जब आपस में बराबर है तो कोई किसी के साथ बराबर होगा। तो पहले जो मान है तीसरे मान के साथ हम बराबर करते हैं 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2 के साथ, और इसके बाद हम दूसरे के साथ बराबर करते हैं, यानी कि इसके साथ हम इसको बराबर करते हैं और इसके साथ इसको बराबर करते हैं, यानी कि 3/a प्लस b बराबर करते हैं कि 7/3a प्लस b या माइनस 2 कर देते हैं। और इस मान को आगे हम लेके चलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब सवाल की जरूरत नहीं है, तो इसको मिटाते हैं। तो यहां देखेंगे कि इसको आप बराबर करेंगे तो गुणा करेंगे, 2 में 3a से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने बार बार बताया, या आप इधर से करें तो यहाँ 2 में 3a से करेंगे तो 3 दूना 6 भी आपका हो गया। फिर यहाँ प्लस 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 से होगा, 2 में 20 से करेंगे तो 2 भी हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया बराबर। यहाँ फिर 7 में a से करेंगे तो 7 एकम 7a माइनस b में 7 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। और दूसरे समीकरण में देखेंगे कि 3 में 3a से करेंगे तो आपका 3 3 9a हो गया, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। 3 में 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। फिर यहाँ 3 में -2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी 3 दूना 6 हो गया बराबर। अब 7 से इससे करेंगे a से तो 7 में a से करेंगे 7a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b में 7 से करेंगे तो 7b हो जाएगा। और इस तरह से इस समीकरण को आगे हम बढ़ाएंगे और दोनों समीकरण को देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। तो इसमें जैसे आपका यहाँ में करके लिखेंगे कि 6a प्लस 2b माइनस 4, इसको बराबर के इधर लेके आइए, तो इधर लेके आएंगे तो आपका क्या होगा, प्लस में 7a है तो माइनस में 7a हो जाएगा, माइनस में 7b है तो प्लस में 7b हो जाएगा। बराबर से सब हट गया, जितना मान था, तो इसका मतलब क्या बच गया, 0 बच गया। फिर यहाँ देखेंगे कि 9a है तो 9a प्लस 3b है तो 3b माइनस 6 है तो 6, बराबर के इधर इसको लेके आएंगे तो माइनस में 7a हो जाएगा, और माइनस प्लस में है तो आएगा तो माइनस में 7b हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। और इस तरह से फिर आपका 6a यहाँ पे है और यहाँ पे 7a माइनस में है, तो 6 गो a में से 7 गो a जाएगा तो माइनस a गो a बचेगा। फिर यहाँ 2 गो b है और यहाँ 7 गो b है, दोनों प्लस में है, तो 2 गो और 7 गो a आपका 9 गो b हो जाएगा। और माइनस में क्या बच गया, आपका 4 बच गया, बराबर 0 हो गया। फिर यहाँ 9a है, 9a और यहाँ पे माइनस में 7a है, तो 9 गो a में से 7 गो a जाएगा तो आपका 2 गो a बचेगा। और यहाँ 3 गो b प्लस में है, यहाँ माइनस में 7 गो b है, तो 3 गो में से 7 हो जाएगा तो माइनस 4 गो b बचेगा। माइनस 6 है तो माइनस 6 बराबर 0। तो ये समीकरण 1 कर दीजिए, समीकरण क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे देख सकते हैं। और
तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि आपका समीकरण 1 तैयार हो गया, समीकरण 2 तैयार हो गया। तो दोनों समीकरण को एक जगह आप रख के, क्योंकि यहाँ वज्र गुणन की बात है तो वज्र गुणन से ही इसको भी हल करते हैं, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट नहीं किया है कि किस विधि से इसको हल करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो हम चाहे तो वज्र गुणन से भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन इसमें वज्र गुणन की बात है तो इसको वज्र गुणन से ही करते हैं। तो यहाँ दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं कि 2a - 4b - 6 = क्या हो गया आपका 0 हो गया, समीकरण 2 है। आप एक ही जगह मान रखें ताकि इसको लिखने में भी आसानी होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ a का मान, a1 का मान आपका क्या हो गया कि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, वो भी माइनस में। उसके बाद a2 का मान देख लीजिए आपका क्या है तो 2 है। b1 का मान देख लीजिए तो यहाँ प्लस में 9 है, और b2 का मान देख लीजिए आपका क्या है तो माइनस में 4 है। फिर यहाँ c1 का मान देख लीजिए, c1 का मान क्या है तो माइनस में 4 है, और c2 का मान क्या है आपका माइनस में 6 है। इसलिए आप a बटा वही मान कि जैसे आप x बटा आप निकालते थे तो यहाँ a बटा क्या हो जाएगा, तो जब a1 का मान निकाल रहे हैं तो आप b से c का गुणा करेंगे, यानी कि b1 b2 c1 c2, यानी कि b1 का c2 से और b2 का c1 से बराबर। अगर b का मान ज्ञात करते हैं तो b का मान अगर ज्ञात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि b का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो आपका यहाँ c से a का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c1 c2 और a1 a2, अर्थात c1 का a2 से और c2 का a1 से गुणा करेंगे, और c के मान में चलेंगे तो c के मान में आपका क्या होगा कि a1 और a1 a2 और b1 b2 से करेंगे, a1 a2 b1 b2, अर्थात आप यहाँ a1 से b2 का और a2 से b1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो फिर आप देखिए मान भरते चलिए, मान भरेंगे यहाँ या लिखेंगे तो मान भरेंगे, यानी कि a बटा आपका क्या हो जाएगा। आप देखिए यहाँ b1 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, तो b1 का मान आपका है माइनस, b1 का मान है यहाँ 9 है, और b2 का मान कितना है आपका -4 है, तो 9 और -4 हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे कि c1 c2 तो यहाँ -4 और -6 है, तो -4 -6 हुआ। इस तरह से आपका जैसे गुणा बताया गया कि इससे इसको गुणा करेंगे और इससे इसको करेंगे बराबर। b के मान में देखिए तो b के मान में आपका क्या है c1 c2, तो c1 का मान -4 c2 का मान -6, यानी -4 और -6 आप मान भरेंगे। फिर यहाँ a1 a2 तो a1 का मान -1 a2 का मान 2 हो गया, तो -1 और 2 हो गया बराबर। c के मान में चलेंगे तो यहाँ a1 a2 तो a1 का मान फिर यहाँ -1 और 2 है, तो -1 और 2, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि b1 b2 तो b1 का मान क्या है कि 2 और b2 का मान आपका b1 का मान 9 और b2 का मान -4, यानी कि 9 और -4। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 में -1 से, 4 में 2 से, और यहाँ 2 में 9 से, यहाँ 1 में 4 से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या a बटा आपका मान हो जाएगा कि 9 में 6 से करेंगे तो 9 गुणे -6 का माइनस, यहाँ -4 गुणे -4 -4 गुणे -4 आपका हो जाएगा बराबर। b के मान में आप लिखेंगे कि -4 गुणे 2 -4 गुणे 2 का माइनस -6 गुणे -1 -6 गुणे -1 क्वेश्चन में करिए बराबर। इसके बाद यहाँ 1 के बाटा में देखिए तो -1 में -4 से तो -1 गुणे -4 का माइनस, यहाँ 2 में 9 से तो 2 गुणे आपका 9 हो जाएगा, या इसको गुणा करेंगे a बटा आपका क्या हो गया कि 9 छक 54, यह भी माइनस में, तो माइनस में आपका 54 हो गया का माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया आपका चिन्ह, जो माइनस पहले से तो माइनस से रह गया बराबर। फिर यहाँ b का मान देखेंगे 4 दूना 8 माइनस में 8 है, और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस होगा तो बाहर आएगा तो प्लस में रहेगा, अर्थात यहाँ 6 एकम 6 हो गया बराबर। यहाँ 1 बटा देख रहे हैं कि 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और इसके बाद यहाँ माइनस है 9 दूना आपका 18 हो गया, देख रहे हैं यहाँ। या इसको आप 1 के बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 6, हाथ में का 1 7, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का 70 हो गया। b के बटा में क्या हो जाएगा तो 6 8 कितना होगा 14 होगा, लेकिन माइनस दोनों है तो माइनस में 14 बराबर। यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि 1 में
यहाँ 4 में से 14 जाएगा तो 4 में से 18 जाएगा तो माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ए का एक बार सी से बराबर करिए और बी का आप सी से बराबर करिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ए बटा माइनस 70 बराबर आपका क्या होगा 1 बटा माइनस 14 और दूसरा आप बी के साथ बराबर करें बी बटा माइनस 14 बराबर 1 बटा माइनस 14। या अब यहाँ ऊपर हम मिटा रहे हैं तो या में यहाँ लिखेंगे ए में माइनस 14 से गुणा करेंगे तो माइनस 14 आपका ए हो जाएगा बराबर माइनस 70 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 70 हो जाएगा। फिर यहाँ बी में माइनस 14 से गुणा करेंगे तो माइनस 14 बी हो जाएगा बराबर यहाँ माइनस 14 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। या आपका यहाँ हो जाएगा कि ए बराबर माइनस 70 पहले से है और माइनस 14 गुणा में आएगा तो बाटा में होगा तो माइनस 14 माइनस माइनस कट गया 14 पचे 70। फिर आप यहाँ देखेंगे कि b बराबर आपका क्या है कि माइनस 14 पहले से है और यहाँ गुणा में माइनस 14 है आएगा तो बाटा में माइनस 14 होगा तो माइनस माइनस कट गया 14 एकम 14। इसलिए आपका a बराबर क्या हो गया 5 और b बराबर क्या हो गया 1। यही आपका आंसर हुआ और यही a और b का मान आपसे पूछा जा रहा था। फिर इसी का दूसरा प्रश्न आप देखेंगे 2 का ही 2 देखेंगे तो 2 में आपका जैसे दिया हुआ है कि जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरा का जो 2 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। उस संदर्भ में जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है रैखिक समीकरण के युग्म का जब कोई हल नहीं होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। यदि जब आपका यह कंडीशन हो कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के तो यह रैखिक समीकरण का यहाँ कोई हल नहीं होता है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पहले ज्ञात करते हैं कि a1 बराबर आपका क्या है कि 3 है, a2 बराबर आपका क्या है कि 2k माइनस 1 है। फिर आपका b1 बराबर क्या है तो b1 का मान y के साथ आपका 1 है और b2 बराबर आपका क्या है तो k माइनस 1 है। फिर आपका c1 बराबर क्या है तो इसको जब इधर लाएंगे तो फिर माइनस दोनों माइनस आएगा तो कटवे करेगा, उससे अच्छा आप एक ही लिखें। और फिर यहाँ c2 बराबर आप मान लिखेंगे कि 2k प्लस 1 है। तो इस तरह से उस हिसाब से जब बैठाएंगे तो a1 बटा a2 का मान आप देख रहे हैं कि a1 का मान कितना है कि 3 बटा a2 का मान 2k माइनस 1 है बराबर आप b1 का मान देख रहे हैं कि 1 बटा यहाँ b2 का मान आपका क्या है कि k माइनस 1 है और c1 नॉट इक्वल टू आपका है कि c1 का मान क्या है कि 1 है और c2 का मान क्या है कि 2k प्लस 1 है। तो 2k प्लस 1 है तो इस तरह हम मान इसको रखेंगे और इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसके साथ हम पहले इसका c से संबंध जोड़ते हैं, फिर इसका यहाँ y का c से संबंध जोड़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 बटा 2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू आपका क्या है कि 1 बटा 2k प्लस 1 या यहाँ 1 बटा k माइनस 1 करते हैं नॉट इक्वल टू क्या करेंगे 1 बटा 2k प्लस 1 करते हैं। और इसका हम देखते हैं कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे कि आपका क्या होगा कि 3 दूना 6k हो गया अब प्लस आपका क्या होगा 3 एकम 3 हो गया। अगर इसको हम नॉट इक्वल टू 2 एकम 2k हो गया और माइनस 1 एकम 1 हो गया। फिर आपका यहाँ 2k है तो 2k प्लस 1 एकम 1 नॉट इक्वल टू k में 1 से करेंगे तो k और माइनस 1 एकम 1 हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या में आप लिख सकते हैं कि 6 और 2 इधर लेकर आइए 6k प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2k नॉट इक्वल टू आपका क्या है कि माइनस में 1 है या 3 प्लस में है जाएगा तो माइनस में 1 हो जाए माइनस में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरे कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पहले समीकरण के लिए हो रहा है, दूसरे समीकरण में आप देख रहे हैं कि 2k इसको इधर लाइए तो माइनस में आ जाएगा k बराबर नॉट इक्वल टू आपका क्या है कि माइनस में 1 पहले से है और यहाँ माइनस में 1 है तो यहाँ प्लस में 1 है तो जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। या पहले कंडीशन में 6 में से 2k जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा नॉट इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह माइनस a का यहाँ 4 हो गया। यहाँ 2k में से 1k जाएगा तो आपका k नॉट इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ क्या होगा यहाँ -2 हो जाएगा। या आपका यह 4 से एक बार में 4 कट जाएगा यानी कि k नॉट इक्वल टू आपका -1 ऐसे हुआ और k नॉट इक्वल टू आपका क्या हुआ कि -2 हुआ, क्योंकि यहाँ k जो है
k नॉट इक्वल टू आपका -1 और -2 के रूप में होता है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो इस रूप में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न पे विचार करते हैं कि तीसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है, देखिए तीसरे सवाल में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप सबसे उपयुक्त मानते हैं। तो अभी तो मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको समझाया, तो प्रतिस्थापन विधि तो आपने देख लिया, तो मैं इसे वज्रगुणन विधि से हल करके दिखाता हूं। प्रतिस्थापन आप स्वयं कर लेंगे और देखेंगे दोनों में कौन उपयुक्त आपका हो रहा है। तो यहाँ समीकरण 1 अगर हम इसको लेते हैं, इसको समीकरण 2 लेते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से अगर हम हल करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग यहाँ करेंगे और इसमें देखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारा क्या है, समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ 8x प्लस यहाँ 5y बराबर क्या है 9 है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8x बराबर 9 पहले से है और यहाँ 5y को बराबर किधर करते हैं तो माइनस में 5y हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं कि x बराबर 9 माइनस 5y पहले से है और ये 8 गुणा में आएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया 9 माइनस 5y बराबर 8 हो गया। इसी को हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है 3x है, तो 3 इंटू x का मान आपका कितना है कि 9 माइनस 5y बटा 8 है प्लस 2y है तो 2y बराबर 4 है तो 4। या आप इसको गुणा करेंगे 3 9 27 आपका हो गया, माइनस 3 5 आपका 15y हो गया, अब बटा में 8 है तो 8 प्लस यहाँ 2y है तो 2y बराबर 4 है तो 4, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 8 का यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ में लिखिए कि 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपका 8 होगा, या ज्यों कहते हैं यानी 27 माइनस आपका 15y रह जाएगा और यहाँ जो होगा प्लस है तो प्लस करेंगे, 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 ही होगा और 8 में 2 से गुणा करेंगे 8 दूना 16y आपका हो जाएगा, बराबर आपका 4 है तो 4 हो गया। अब इस तरह से वहां देखेंगे कि आपका 27 है, 27 और यहाँ 16y और यहाँ माइनस 15y, तो एक प्लस में 16 है तो 16 से 15 जाएगा, तो यहाँ आपका प्लस में 1y बच जाएगा क्योंकि 16 वाले अंक बड़े हैं और 15 वाले अंक छोटे हैं, बटा 8 बराबर आपका क्या हो गया 4 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, त्रिशत से गुणा करेंगे तो 27 प्लस y में 1 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 प्लस y आपका हो गया, अब बराबर 4 में 8 से करेंगे 8 का 32 हो गया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि y बराबर 32 पहले से है और 27 प्लस में बराबर किधर करेंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 27 यानी 32 से 27 घटेगा आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए आपका y बराबर क्या हो गया, इसलिए y बराबर आपका 5 हो गया। इसी को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 हम देखेंगे क्या है कि समीकरण 1 में है 8x है तो 8x प्लस 5y है तो 5 गुणे y का मान आपका 5 हो गया, अब बराबर 9 है तो 9, या 8x बराबर 8x प्लस यहाँ 5 5 25 हो गया 25, अब बराबर 9 है तो 9। या आप लिख सकते हैं कि 8x बराबर 9 पहले से है और 25 प्लस में बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। या आप लिख सकते हैं कि 8x बराबर 9 में से 25 जाएगा तो नहीं घटेगा, यानी कि उल्टा होगा तो माइनस 16 हो जाएगा क्योंकि 25 वाला अंक बड़ा है, इसलिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा तो ये 8 गुणा में आएगा तो बाटा में होगा और यहाँ माइनस 16 है तो माइनस 16 यानी 8 गुना 16 माइनस 2, इसलिए आपका x बराबर क्या हुआ -2 और y बराबर क्या हुआ 5। अगर आप वज्र गुणन विधि से भी हल करेंगे तो आपका यही मान होगा, वज्र गुणन विधि आप खुद हल करेंगे। और इस तरह से आप इसके बाद चौथे प्रश्न को देखें कि चौथे में क्या दिया हुआ है। देखिए आपके चौथे प्रश्न में जो दिया हुआ है कि चौथे प्रश्न में आपका है कि एक रैखिक समीकरण का युग्म आपको बनाना है। यह जो प्रश्न दिया है इससे आपको युग्म बनाने हैं और इसके साथ साथ उस युग्म को हल भी करने हैं, लेकिन हल करने के लिए आपको यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे या वज्र गुणन विधि से करेंगे। तो आपको सबसे आसान जो विधि लगेगा आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो समीकरण है इस समीकरण का हम युग्म बनाने का प्रयास करेंगे। तो युग्म बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और हल के रूप में हम लिखेंगे कि जैसे दिया है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय, छात्रावास समझते हैं जो हॉस्टल होते हैं जहाँ बच्चे रह के आप लोग रह के पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है कि आपके महीने में एक माने आप एक दिन भी भोजन नहीं करें फिर भी आपको कुछ रुपया देना पड़ेगा। आप रोज भोजन करते हैं उसका रोज का आपका किराया कुछ अलग है, रोज भोजन करने का आपका रेट कुछ अलग है, लेकिन आप एक दिन भी भोजन नहीं करेंगे तो आपका कुछ न कुछ वहाँ पे करना होगा, बिल भुगतान करना होगा। तो इस तरह से
यहाँ कहा जा रहा है कि एक भाग वहां पे नियत किया गया है जिसका भुगतान करना सबके लिए जरूरी है, और तथा शेष इस भाग पर निर्भर करता है, यानी इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यानी कि उसके बाद यह बात निर्भर करता है कि छात्र कोई भी जो है कितना दिन भोजन लिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर ए कोई छात्र है, ए यानी कि कोई अगर आशीष नाम का छात्र है, तो अगर एक दिन भोजन किया तो उसको 20 दिन भोजन किया, तो 20 दिन भोजन करने के लिए उसको 1000 रुपया का व्यय करना पड़ रहा है। ठीक है। फिर अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ इस तरह से उसे 1000 व्यय करना, जबकि एक दूसरा छात्र, जैसे मान लीजिए कि बी कोई छात्र है, तो बी कोई छात्र है तो उस बी छात्र के लिए 26 दिन यदि वो भोजन करता है तो यहाँ 26 दिन भोजन करने के लिए उसको 1180 रुपया व्यय करना पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ अंतर। तो कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना हो रहा है, आप नियत व्यय भी बताएंगे और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो सबसे पहले आपको मैथ बनाने में यह बात जानना जरूरी होता है कि जो भी बात पूछा जाता है उसको हम पहले मान लेते हैं। तो मान क्या लेंगे कि यहाँ नियत व्यय पूछ रहा है, तो सबसे पहले नियत व्यय को मान लेंगे। माना कि नियत व्यय बराबर X रुपया मान लीजिए, और प्रतिदिन का आपका व्यय जो है, प्रतिदिन व्यय बराबर आप मान लीजिए यहां Y रुपया। ठीक है। तो प्रश्न से आपका क्या है, प्रश्न से आप क्या करेंगे कि आपका नियत व्यय तो सभी छात्रों को भुगतान करना ही पड़ेगा। तो यहां जैसे आशीष जो है, ये छात्र जो है यहां प्रतिदिन भुगतान कर रहा है, तो X तो उसका जुड़ेगा ही, नियत व्यय तो सबको जुड़ेगा, लेकिन भोजन कितना दिन कर रहा है, तो यहाँ भोजन जो है 20 दिन कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 20Y बराबर उसका भुगतान कितना हो रहा है, तो 1000 रुपया हो रहा है, तो 1000 रुपया हो गया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि नियत व्यय दूसरे छात्र को भी भुगतान करना पड़ेगा, तो नियत व्यय यानी X भुगतान करना ही पड़ेगा, और यहाँ कितना दिन उसको भोजन करना पड़ रहा है दूसरे छात्र को, तो 26 दिन का भोजन करना पड़ रहा है। अर्थात यहाँ 20 आप वशिष्ठ को ही मान लीजिए कि वशिष्ठ 26 दिन भोजन करता है, तो 26Y बराबर उसको 1180 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। तो पहला वाला समीकरण 1 हुआ और दूसरा वाला समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसको जल्द बनाने के लिए आप यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, और विलोपन विधि में आप सीधे यहाँ लिखेंगे, विलोपन विधि में यहाँ घटाने पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जब समान चिन्ह है और x का मान बराबर दिख रहा है, चाहे y का मान बराबर दिखे और समान चिन्ह हो, तो यहाँ हम घटाने पर लिख देंगे। विपरीत चिन्ह होगा तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे, समान चिन्ह है तो यहाँ x में से x गया, क्या हुआ, घटेगा तो कट गया। 20 में से 26 घटेगा, 20Y में से 26Y, तो -6Y आपका हो जाएगा। अब बराबर यहाँ 1000 में से 1180 घटेगा, तो माइनस में 180 हो जाएगा। या आप यहाँ कह सकते हैं कि y बराबर -180, और यहाँ -6 है तो बटा में आ जाएगा -6, 0 से 0 कट, माइनस माइनस कट गया, 6 3 18 यानी 0 हो गया, 0 बैठ गया नहीं 30 हो गया, इसलिए y बराबर क्या हुआ आपका 30 हो गया। तो यहाँ समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा कि x प्लस y का मान यानी कि 20 गुणे y का मान कितना आ गया, 30 आ गया, बराबर आपका 1000 है तो 1000 हो गया, या x बराबर यहाँ 1000 पहले से मौजूद है, अब 20 आपका 20 तीसरा कितना होता है, तो यहाँ 600 होता है, तो 6 से प्लस में आएगा तो माइनस में 600 हो जाएगा। या आपका x बराबर क्या हो गया कि 1000 में 6 से घटेगा तब का हो गया 400, इसलिए x बराबर आपका हो गया 400 और y बराबर कितना हो गया आपका 30 रुपया। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य है कि x यानी कि जो नियत किराया है सभी छात्रों को वहाँ 400 रुपया भुगतान करना होगा, चाहे वो एक दिन भी भोजन नहीं करें तो 400 रुपया उनको भुगतान करना होगा, और प्रतिदिन भोजन करेंगे तो 33 रुपया उसका उसमें ऐड होते जाएगा, अर्थात उसमें जुड़ते जाएगा, जितना दिन भोजन करेंगे 33 रुपया उसका उसमें सरप्लस होते जाएगा। तो इस तरह से देख लिए। अब इसके दूसरे प्रश्नों को आप देखेंगे, दूसरे में जैसे दिया हुआ है, देखिए दूसरे प्रश्न इसका है 4 के 2 में जब देखेंगे कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 हटाया जाता है, और फिर कहा जा रहा है कि और वह 1/4 तब हो जाती है कि जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भिन्न के बारे में हमें जानना होगा कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न के बारे में आप जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है आपका अंश बटा हर होता है। भिन्न का मतलब भी होता है अंश बटा हर। तो आपको तो सबसे पहले अंश और हर की जानकारी होना चाहिए, और यहाँ अंश और हर का ज्ञान नहीं दिया हुआ है, इसका कोई जानकारी नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर हम मान लेते हैं x, और हर बराबर क्या मान लेते हैं, हर बराबर क्या मान लेते हैं y।
तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर है तो आपका हो जाएगा x बटा वाई, माने हो गया। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ कि जब x बटा वाई आपका भिन्न हो गया तो प्रश्न के प्रथम भाग से देखेंगे, यानी प्रश्न से आप पाएंगे यहाँ कि भिन्न 1/3 हो जाती है। कब? कि जब पहले भिन्न हम देख रहे हैं कि x बटा वाई है तो x बटा वाई या 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है? कि जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है। तो अंश समझ रहे हैं, ऊपर वाला अंश हुआ तो इसमें से 1 घटा लेते हैं तो 1/3 हो जाती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि x में 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर y में 1 से करेंगे तो y। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x y जो है बराबर के इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 3 माइनस में है, बराबर किधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। समीकरण आपका स्पष्ट हो गया। पुनः आप यहाँ प्रश्न से देखेंगे, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से जब आप पाएंगे यहाँ कि भिन्न क्या हो जाता है, 1/4 हो जाती है जब, यानी भिन्न में हम क्या करते हैं, यानी x बटा वाई में हम कुछ परिवर्तन करते हैं कि उसमें 8 जोड़ देते हैं। किसमें? तो उसके हर में। हर में जब 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 बटा, आपका यहाँ मान जो दिया है 1/4, तो 1/4 हो जाती है। फिर इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, यानी कि x में 4 से करेंगे तो 4x हो गया, बराबर यहाँ 1 में y से करेंगे तो y हो गया, प्लस 8 में 1 से करेंगे तो 8 हो गया। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4x पहले से है और ये प्लस में y है तो बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में y या बराबर 8 है। समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। डायरेक्ट यहाँ पे लिखे, यानी कि अभी आप यहाँ वज्रगुणन विधि भी हटा दीजिए, विस्थापन हटा दीजिए, विलोपन विधि का इस्तेमाल करिए और लिखिए यहाँ सीधे समान चिन्ह है, y बराबर हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर जब लिखेंगे तो घटाव का चिन्ह सब में लगाएंगे तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस बन गया, y से y यानी प्लस माइनस यहाँ कट गया, 3x में से 4x जाएगा तो माइनस 1x बचेगा, बराबर यहाँ 3 में से 8 जाएगा तो -5 बचेगा, और माइनस से माइनस कटा दीजिए, इसलिए आपका x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। पुनः आप यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में मान रखिए, 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो 1 हमारा क्या है कि 3x है तो 3 इंटू x का मान आपका 5 हो गया, और माइनस y है तो माइनस y बराबर 3 है तो 3, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 पचे आपका 15 हो गया, माइनस y बराबर 3 हो गया, या आप माइनस y बराबर लिखेंगे कि 3 पहले से है, 15 प्लस में है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा, या आपका हो जाएगा कि माइनस y बराबर 3 में से 15 जाएगा तो -12, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हुआ, 12 हो गया। इसलिए भिन्न बराबर आपका क्या होगा, आप भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, x बटा y जो था भिन्न, तो x का मान 5 हो गया, y का मान 12 यानी 5/12 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा। इसमें हम देखेंगे कि यश जो है यहाँ टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यश क्या करता है कि टेस्ट, अगर कोई टेस्ट होता है, आप भी टेस्ट दिए होंगे, तो वैसे टेस्ट में 40 अंक कैसे पाता है, उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर उसे क्या किया गया कि 1 अंक काट लिया गया, यानी कि जो सही उत्तर है उसके लिए 3 अंक उसको दिया गया, एक सही आंसर बनाया, एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो उसका 3 अंक मिला, और एक गलत हो गया तो उसमें से 1 अंक काट लिया गया। तो मान के चलिए अगर 2 क्वेश्चन को बनाया तो 3 अंक, यानी कि एक 3 अंक मिला और एक कट गया तो उसको 2 अंक ही प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक फिर मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर उसे 2 अंक काट लिया जाता है तो उसको 50 अंक मिलता है। तो इस तरह से टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कितने प्रश्न थे इसको जानने के लिए सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे, यानी हल में हम लिखेंगे कि माना कि सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर हम x मान लेते हैं, और यहां गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो एक को y मान लेते हैं, यानी कि सही उत्तर वाले को x और गलत वाले को y। तो प्रश्न से आपका दिया हुआ है, आप प्रश्न से बस ध्यान देंगे कि यहाँ यश को 40 अंक प्राप्त होते हैं कब, कि जब उसे सही मिलने वाले पे 3 अंक मिलते हैं, यानी कि सही के लिए x है तो यहाँ 3x और 3x में से ही घटते हैं उसके गलत वाले, तो कितना कटता है तो 1 अंक कटता है, यानी कि 1y, तो 1y यानी कि y बराबर उसको कितना प्राप्त होता है तो 40 अंक मिलता है। यह समीकरण आपका स्पष्ट हो गया। पुनः यहाँ प्रश्न से कहेंगे, पुनः प्रश्न से जब बात करेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि सही उत्तर के लिए फिर उसको 4 अंक मिलते हैं, यानी कि 4 अंक सही के लिए घटता है, उसमें से नेगेटिव उसका जो नंबर है वो 2 अंक घटता है, यानी कि 2y बराबर उसको कितना मिलता है 50 अंक मिलता है, तो 50 अंक हुआ। यह समीकरण आपका 2 हो गया। तो इसको भी आप
यहाँ वज्र गुणन और विस्थापन विधि छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप अभी जो मैं जिस विधि से हल किया था उसी से हल करेंगे। यानी कि हम x वाला बराबर करेंगे तो y वाला बराबर करें। समीकरण हम 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ 2y पहले से है ही और यहाँ y भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान बराबर हो जाता है। तो इसे हम विस्थापन विधि से ही हल करके देखते हैं कि विस्थापन विधि से, यानी कि विस्थापन विधि से नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं कि गुणा करेंगे, यानी कि 2 में 3 से, तो 3 दूनी क्या हो गया 6x और माइनस 2 में y से करेंगे तो 2y और बराबर 40 में 2 से 40 में क्या हो गया 80। और इसके बाद आपका ज्यों का त्यों रह गया 4x माइनस 2y बराबर आपका 50 है तो 50, क्योंकि ये गुणा कर क्या करेंगे समीकरण 1 में लिख देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर घटाने पर जैसे मैंने बताया था कि जब समान चिन्ह होता है तो उसको घटाने पर लिखते हैं। तो यहाँ पे गुणा किए और घटाएंगे, घटाओ का चिन्ह लगाएंगे तो 2x में से माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस माइनस कट गया, 2y में से 2y चला गया, 6x में से 4x जाएगा तब का 2x बच गया, अब बराबर 80 में से 50 जाएगा तब का 30 हो जाएगा। या आपका x बराबर क्या हो जाएगा तो 30 पहले से है, 2 गुणा में आएगा तो बटा में, यानी कि 15 दूना 30 हो गया, इसलिए x का मान क्या हो गया 15 हो गया। इसी को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है देखेंगे, 3x है तो 3 इंटू एक्स का मान 15 हो गया और माइनस वाई है बराबर आपका 40 है तो 40, या 15 क्या हो गया 45 और माइनस वाई बराबर 40, या आपका माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 40 पहले से है, 45 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 में से 45 जाएगा तो माइनस 5, माइनस माइनस कट गया इसलिए वाई बराबर क्या हुआ 5 हुआ। इसलिए कुल प्रश्न बराबर सही और प्लस आप गलत को जोड़ लेंगे। तो गलत के लिए, सही के लिए आप x माने थे और गलत के लिए y माने थे, तो यानी कि सही प्रश्नों की संख्या का मतलब x माने थे और गलत प्रश्नों की संख्या का मतलब y माने थे। यानी कि x का मान आपका सही का 15 और गलत बनाने वाले का 5, यानी कि कुल मिलाकर कितना हुआ 20। इसलिए कुल प्रश्न बराबर हुआ, कुल प्रश्न उसका कितना था, प्रश्न बराबर यहाँ 20 हुआ, 20 आंसर हो गया। तो यहाँ जो यस है, यस के लिए 20 प्रश्न दिए गए थे जिसमें से वो सही और गलत बनाने का काम किया। तो आगे हम देखेंगे अगले, जैसे चौथा प्रश्न इसका जो है, देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपका कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक राजमार्ग है यानी कि आपका जो राजकीय मार्ग बना हुआ है जिसपे 2 स्थान है। एक स्थान को आप ए मान लेते हैं और दूसरे स्थान को आप बी मान लीजिए, और यहाँ ए और बी जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बस इतना को आप समझें कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से, यानी एक कार जो है ए से चलना शुरू करती है और दूसरी कार जो है बी से चलना शुरू करती है। तो एक ए से चलना शुरू करती है, यहाँ एक कार है जो ए से चलना शुरू करती है और यहाँ एक कार है जो बी से चलना शुरू करती है। और ये दोनों, यदि दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से, मान दोनों का चाल अलग अलग स्पीड में है कि अलग अलग स्पीडों से चलती है लेकिन एक ही दिशा में चलती है, मान के चलिए कि एक ही दिशा में चलती है, तो यहाँ कहा जाता है कि 5 घंटे के बाद, यानी कि 5 घंटे के बाद यहाँ से एक कार चल रही है तो 5 घंटे के बाद कोई एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ए वाला कार जो है तेज स्पीड में चल रही है, तभी तो बी वाले को पीछा कर रही है, बी वाले के साथ वो पहुंच जा रही है। तो यहाँ 5 घंटे की पहचान मिलती है। दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करना है कि दोनों कार की क्या चाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान के चलेंगे हल में कि माना कि, जैसे मैंने अभी बताया था कि जिस चीज को पूछा जाता है उसको हम मान के चलते हैं, कि माना कि कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार वैसा ही अगर हम मान लेते हैं कार बी की चाल बराबर क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों मान लीजिए कि एक ही अलग अलग दिशा में आती है तो यहाँ x और y दोनों अगर मिलता है, x और y बराबर, तो 100 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। इस सब समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः हम देख रहे हैं कि 5 घंटे के पश्चात मिलता है, तो ए का जो चाल है यानी कि उसका x है, तो 5 घंटे के बाद यानी 5x माइनस आप यहाँ y का चाल जो है 5y अगर करते हैं तो 5y करते हैं तो 100 किलोमीटर का दूरी यह पहले कंप्लीट होगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ 5x के चाल में से कार ए के चाल में से कार बी के चाल को घटाएंगे तो 100 किलोमीटर का दूरी यहाँ पहले हटेगा। तो हटने का मतलब है कि यहाँ दोनों में से 5 को कॉमन लेंगे
तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने का मतलब है x माइनस वाई बचेगा बराबर यहाँ आपका 100 बचेगा, यानी 5 गुणा में आएगा तो बटा में, यानी कि 100 के बटा में होगा तो यहाँ 20 बार में कट जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर आपका 20 से समीकरण क्या हुआ 2 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 को आप रखिए कि x प्लस वाई बराबर आपका 100 है, यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या है तो 20 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, यहाँ पे सीधे लिख दीजिए जोड़ने पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ x का बराबर है, अगर घटाने में लिखते तो इसको हम हटाते, लेकिन यहाँ पे खुद कट जाने वाला है क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो x और x क्या हो जाएगा 2x जुड़ जाएगा, y प्लस और माइनस चला गया, यानी 100 और 20 120 हो गया। आप लिखेंगे x बराबर, ये 2 गुणा में है तो 120 के बाटा में होगा 2, यानी कि आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हैं कार्य a की चाल, यानी कि इसलिए x का मतलब हो गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी को समीकरण b में रखते हैं, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 हमारा क्या है कि यहाँ जैसे x माइनस वाई बराबर 20 है तो x का मान आपका निकल गया 60, तो 60 माइनस वाई बराबर आपका 20 हो गया, या आपका माइनस वाई बराबर 20 पहले से है, 60 या प्लस में आएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा, या आपका माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा तो 20 में 60 जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया इसलिए वाई बराबर क्या हो गया आपका 40 हो गया, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार्य ए की चाल, यानी कि कार्य ए जो है x हो गया, इसलिए आपका x बराबर कार्य ए की चाल, यहाँ लिख लीजिए कार्य ए की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार्य यहाँ b की चाल y बराबर क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्पीड से दोनों कारें गमन कर रही है। फिर आप यहाँ देखेंगे